तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके साथ स्टूडेंट्स के अ प्रोटॉन मूविंग at right angle to the magnetic field of 0.1 Tesla experiences a force of 2 multiplied by 10 raised to power minus 12 Newton. What is the speed of the proton? तो स्टूडेंट स्पीड ऑफ द प्रोटॉन मालूम करनी है और बाकी हमें डेटा गिवन है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए गिवन डेटा आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, आपको फोर्स भी गिवन है। आपने जो है सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपने स्पीड मालूम करनी है। यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला आपके साथ जो है वो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज का फार्मूला है, जो है F = QVB sin थीटा। स्टूडेंट्स इस फार्मूला को हम जो है वेलोसिटी के लिए सब्जेक्ट कर लेंगे और वेलोसिटी के लिए सब्जेक्ट करने के बाद जो है सिर्फ इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स इसके लिए अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप एक रीजन में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड शो कर दें और लेट्स सपोज़ आपने उस रीजन में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शो कर दी है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वैल्यू कितनी है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके साथ कितनी होगी, वो 0.1 टेस्ला होगी। और फिर आप एक चार्ज पार्टिकल को भी शो कर दें, उसकी वेलोसिटी को भी शो कर दें कि वो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा, ठीक है। और जैसे ही वो इंटर होगा तो इस पे फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाएगा QVB sin थीटा, और इस फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा। लेकिन हमें तो वो सर्कुलर मोशन के बारे में तो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो सिर्फ क्या था कि उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो वो स्पीड हमने फाइंड कर ली है, वो आपके साथ है 1.3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपके साथ जो है इस क्वेश्चन का डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ है कि इन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन enters perpendicularly to the magnetic field of 2.5 Tesla. Find the force on that electron और फिर व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपको उस प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी गिवन है और वो काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो जाउल्स है, तो बेहतर है कि हम यहाँ पर इस 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल्स में कन्वर्ट कर दें। तो स्टूडेंट्स 8 तो अपनी जगह पे आया है, मेगा की जगह 10⁻6 आ गया है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यू हमने लिख दी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट हो गया है जाउल्स में। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 2.5 टेस्ला और मालूम क्या क्या चीज़ें करनी है, फोर्स मालूम करना है और रेडियस मालूम करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो है वो फोर्स के लिए और रेडियस के लिए, तो फोर्स के लिए तो हमें जो है जो फार्मूला यूज़ करना होगा वो तो हमें यूज़ करना होगा QVB sin थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स आप ज़रा यहाँ देखें, हमें वेलोसिटी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो वेलोसिटी की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी होगी इस फोर्स के लिए। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, वो हम काइनेटिक एनर्जी से फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन के स्टेप्स कुछ ऐसे होंगे कि सबसे पहले हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए होगी, तो उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है उससे हमें वेलोसिटी को सब्जेक्ट करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो वेलोसिटी फाइंड हो गई, ठीक है। वेलोसिटी के लिए आपने जब ये आंसर कैलकुलेट कर लिया तो फिर इस आंसर पे आप अंडर रूट भी ले लेंगे, तो उससे आपके साथ वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। जब वेलोसिटी की वैल्यू आ गई
तो फिर ये फार्मूला जो हमने फोर्स का मेंशन किया था ये फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा और इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ डाल लेंगे जैसे आपको नीचे नज़र आ रहा है और फिर आपके साथ फोर्स भी फाइंड हो जाएगा। अच्छा, एक दफ़ा फोर्स फाइंड हो गया तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपको पता है कि ये जो आपके साथ मैग्नेटिक फ़ोर्स है ये किस तरह रोल प्ले करता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह रोल प्ले करता है। तो इसी फोर्स को आपने इक्वल कर दिया mv²/r के और वहाँ से आपने फिर रेडियस को सब्जेक्ट कर दिया और वैल्यूज़ आपने पुट कर दी तो आपको रेडियस की वैल्यू भी मिल गई। तो इस क्वेश्चन में हमसे फोर्स और रेडियस मांगा था, लेकिन फोर्स और रेडियस फाइंड करने के लिए हमने वेलोसिटी भी फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर मतलब जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं वो 3 फार्मूलाज हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला से हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली, फिर इस फोर्स के फार्मूला से फोर्स फाइंड कर लिया और तीसरा फिर F = mv²/r के फार्मूला से हमने फिर रेडियस भी फाइंड कर लिया। तो ये आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 4 की सॉल्यूशन थी। प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 मिली टेस्ला एंड मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आपसे इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड मांगा गया है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो गिवन डेटा को स्टूडेंट्स ऑब्ज़र्व कर लें। आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, उसमें मिली की जगह हमने 10⁻³ मेंशन कर दिया है। आपको रेडियस गिवन है, रेडियस को भी हमने सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है और आपसे क्या मांगा गया है, टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है कि 2πm/QB और इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ इस फार्मूला में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। ये 1.14 नैनो सेकेंड्स आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके साथ सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है कि अ रेक्टेंगुलर कॉइल विथ 250 टर्न्स इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर्स वाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप कॉइल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस कॉइल की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और उसकी विड्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो 6 4 ज़ार 24, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, when the coil is placed in a magnetic field of 0.25 Tesla, the maximum torque is 0.20 Newton meter. What is the current? स्टूडेंट्स, ये भी 1 स्टेप प्रॉब्लम है, एक ही फार्मूला है और उसी में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके साथ नंबर ऑफ़ टर्न्स गिवन है 250, आपके साथ लेंथ और विड्थ जो थी वो हमने कन्वर्ट कर दी मीटर्स में। अच्छा, लेंथ और विड्थ को आप मल्टीप्लाई करके अपने लिए एरिया भी मालूम कर सकते हैं, तो वो भी आप गिवन डेटा में मेंशन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको गिवन है, मैक्सिमम टॉर्क भी गिवन है। मैक्सिमम टॉर्क है तो इसका मतलब आपके साथ जो कॉइल की पोजीशन होगी मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से, उस कॉइल की पोजीशन जो है वो पैरेलल होगी। मतलब थीटा की वैल्यू जो है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान है, तो वो आपके साथ ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इस कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बिल्कुल पैरेलल होंगे। ठीक है, तो एंगल 0 होगा। ठीक है, अब आपके साथ रिक्वायर्ड चीज़ क्या है, करंट। फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, टॉर्क इज़ इक्वल टू NIAB cos अल्फ़ा। लेकिन आप यहाँ डायरेक्टली
जो मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो सिंपल क्या है, NIAB है। लेकिन इस फार्मूला को आपने अब I के लिए सब्जेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा है जो I के लिए सब्जेक्ट हो चुका है, और सिर्फ इसमें वैल्यूज़ पुट करके आपने अपना आंसर फाइंड कर लेना है। तो ये भी सिंपल 1 स्टेप प्रॉब्लम था। और अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 के स्टेटमेंट की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7 की स्टेटमेंट है कि क्रॉस्ड electric and magnetic field are established over a certain region. The electric field is 0.125 Tesla and magnetic field is 0.125 Tesla, और electric field भी आपको given है। An electron experiencing zero net force from these two fields and so continue moving in a straight path. What is the speed of electron? स्टूडेंट्स ये जो आपके साथ क्वेश्चन है ये वेलोसिटी सेलेक्टर पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सिंपल 1 स्टेप का क्वेश्चन है और एक इजी फार्मूला है जिसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सॉल्यूशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स गिवन डेटा देख लें, आपको मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, और आपसे ये भी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसने कैसे मूव करना है, उसने अनडिफ्लेक्टेड मूव करना है। अनडिफ्लेक्टेड के लिए क्या होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन पे जो आपके साथ इलेक्ट्रिक फोर्स है और लेट्स सपोज जो मैग्नेटिक फोर्स है, उन दोनों को बैलेंस होना चाहिए। और वेलोसिटी सेलेक्टर के डिवाइस में हमने पढ़ा था कि ये दोनों तब बैलेंस होते हैं जब v की वैल्यू E/b के इक्वल होती है। तो फार्मूला जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है वो v = E/b है। सिंपल फार्मूला है और दोनों वैल्यूज़ आपको गिवन है। आपने सिर्फ जो है वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेना है, और आपको कंक्लूजन में डायग्राम भी जो है वो नज़र आ रहा है। तो डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, the full scale deflection of a galvanometer is 10 milliampere. Its resistance is 100 ohms. How it can be converted into ammeter of range 100 ampere? स्टूडेंट्स ये जो आपको करंट गिवन है 10 मिली एम्पेयर, इसको हम कहते हैं कि ये वो करंट है जो गैल्वानोमीटर के लिए नुकसान नहीं दे सकती। तो इसको कहा जाता है मैक्सिमम अनडैमेजिंग करंट, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा करंट इस गैल्वानोमीटर से गुजरेगी, जिसका ज़िक्र प्रॉब्लम नंबर 8 में हो रहा है, तो फिर ये गैल्वानोमीटर जल जाएगा। तो इस गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमें पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगानी होगी, और उसी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने इस क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये भी सिंपल 1 स्टेप फार्मूला का क्वेश्चन है, और इसको सॉल्यूशन में देखते हैं। तो गिवन डेटा देख लें, आपको मैक्सिमम अनडैमेजिंग करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, वो न्यू करंट गिवन है जिस तक आपने एमीटर के रेंज को पहुंचाना है, और आपने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स शंट रेजिस्टेंस का हमने अपने फार्मूला डिराइव किया था, और वो फार्मूला जो है आपको नज़र आ रहा है। आपने सिर्फ उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। और आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं कि ये आपके साथ गैल्वानोमीटर है, और उसके साथ हमने पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दी है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, वो 0.01 ओहम्स होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को देखें कि हाउ आ 5 मिली एम्पेयर 100 ओहम गैल्वानोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू 20 वोल्ट मीटर। तो स्टूडेंट्स अब हमने गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, और आपको वैल्यूज़ किसकी गिवन है, वो मैक्सिमम अनडैमेजिंग करंट भी आपको गिवन है, और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस भी गिवन है,
और जिस रेंज ऑफ वोल्ट मीटर में आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स डेटा देख लें, आपको मैक्सिमम अनडैमेजिंग करंट गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर गिवन है, रेंज ऑफ वोल्टेज गिवन है, और आपने जो सीरीज़ में हाई रेजिस्टर लगेगा जिससे गैल्वानोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उस हाई रेजिस्टेंस को आपने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स उस हाई रेजिस्टेंस का फार्मूला है V डिवाइडेड बाय IG माइनस RG। तो सिंपल वन स्टेप प्रॉब्लम है, सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, वैल्यूज़ पुट करके आंसर मालूम कर लें और फिर डायग्राम पे उसे शो भी कर दें। तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो 3900 ओहम्स होगी। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके साथ कि टू पैरेलल वायर्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट carries a current of 8 amperes in the opposite direction. What is the magnetic field halfway between them? तो स्टूडेंट्स दो वायर्स हैं, दोनों में 10 एम्पेयर की करंट जा रही है, दोनों में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है और दोनों जो हैं वो 10 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों वायर्स के बिल्कुल दरमियान में इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स गिवन डेटा आप जो हैं देख लें, आपको सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल वायर्स 10 मीटर है और करंट एक वायर में 8 एम्पेयर है, दूसरी वायर में भी 8 एम्पेयर करंट है और उन दोनों की डायरेक्शन जो है एक दूसरे को ऑपोजिट है। स्टूडेंट्स लेकिन हमने जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है वो पॉइंट एक वायर से भी 5 मीटर्स के फासले से होगा और दूसरे वायर से भी वो 5 मीटर्स के फासले से होगा। तो टोटल सेपरेशन बिटवीन द वायर्स तो 10 मीटर्स है, लेकिन फार्मूला में रेडियस की जगह या सेपरेशन की जगह आपने 5 वैल्यू पुट करनी होगी, ये बात ज़रूरी है, तो ये जहन में रख लें। बाकी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमें एम्पियर्स लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन यूज़ करना होगा और सिमिलरली फिर हमें उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के इफ़ेक्ट को जो है फिर सुपरपोजिशन थ्योरम से हमें उस इफ़ेक्ट को कंबाइन करना होगा और नेट इफ़ेक्ट को भी हमें मालूम करना होगा। स्टूडेंट सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि अगर हम राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक इन दोनों वायर्स पे मैग्नेटिक फील्ड को शो कर दें, तो ये जो आपको ऊपर वाली वायर नज़र आ रही है इस पे राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक इस वायर के ऊपर से आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो डॉट की शक्ल में बनेंगी और इस वायर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड्स जो होंगी वो क्रॉस की शक्ल में बनेगी। और ये जो नीचे वाला वायर है अगर आप इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करते हैं तो इस वायर के ऊपर क्रॉसेस बनेंगे और नीचे जो है वो डॉट्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको पता चला कि दरमियान में जो मैग्नेटिक फील्ड है एक वायर की वजह से और दूसरे वायर की वजह से दोनों की डायरेक्शन सेम है और जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो फिर हम उनको सिंपली ऐड करके रिजल्टेंट मालूम करते हैं। तो ये जो आपको दूसरा फार्मूला नज़र आ रहा है एडिशन का, ये यहाँ पर ट्रू है, लेकिन अगर इन वायर्स में दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शंस में करंट जा रही होती तो फिर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे फिर प्लस यूज़ नहीं करना होता, फिर आपने माइनस यूज़ करना होता। तो ये बात जहन में रखें। अब आपके साथ सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले हमने B1 कैलकुलेट करनी है। तो B1 में हम ये करेंगे कि I की जगह हम I1 पुट कर देंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ आपको बाकी भी गिवन है वो भी पुट कर दें, B1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह B2 कैलकुलेट करना है, उससे भी वही आंसर आएगा क्योंकि दोनों वायर्स के लिए तमाम डेटा बिल्कुल सेम है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों इंटेंसिटीज़ को आपस में ऐड करना है
और आपके साथ रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। रिज़ल्ट आपके साथ आएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो स्टूडेंट्स इसके साथ आपके इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स जो हैं वो वाइंड अप हुए। बहुत इजी प्रॉब्लम्स थे, वन स्टेप प्रॉब्लम्स थे, और जो है एक ही फार्मूला से सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपके प्रॉब्लम्स हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।